अम्बेडकर मानव समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे भाई माननीय चंद्रहास गौतम साहब। उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी हम लोगों के बीच में रखी। विशेष रूप से उन्होंने कहा कि मजदूर दो प्रकार के होते हैं, एक संगठित होते हैं, एक असंगठित होते हैं। हमारे देश में जो मजदूरी से जुड़े हुए लोग हैं, लगभग 80% लोग, भारत की आबादी के 100 करोड़ लोग मजदूरी से जुड़े हुए हैं। उनको भी ये जानकारी ठीक से नहीं है कि संगठित मजदूर हम किसे कहते हैं और असंगठित हम किसे कहते हैं। जैसा उन्होंने बताया माननीय चंद्रहास गौतम साहब ने कि जो सरकारी दफ्तर है या सरकारी नौकरियां हैं उनमें हमारी ट्रेड यूनियन बनी हुई है, हर प्रकार की यूनियन है और उनमें बहुजन समाज पार्टी को यदि हम छोड़ दें तो पार्टियों की भी यूनियन है। जैसे कांग्रेस की यूनियन है इंटक और भारतीय जनता पार्टी की यूनियन है भारतीय मजदूर संघ। इसी प्रकार से अन्य राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनकी भी यूनियन है। ये यूनियन के बारे में मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि संगठित तो हो गए वो, लेकिन उनकी बागडोर उनके यूनियन के पदाधिकारी वही लोग बनते हैं जिनको उनकी पार्टी के लोग पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, आरएसएस को पसंद करते हैं, तो वो भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी बनते हैं। नेतृत्व लगभग शोषणकर्ताओं के हाथ में ही होता है। नाम तो रख दिया गया भारतीय मजदूर संघ, मजदूरों के नारे भी लगा दिए जाते हैं, उनको कभी कभी मौका मिलता है तो माला भी पहना दी जाती है, लेकिन नेतृत्व उन्हीं के हाथ में है जो शोषणकर्ता जमात है। इसीलिए संगठित जो मजदूर हैं वो भी बड़े पैमाने पर शोषण के शिकार हैं। अब हम प्राइवेट फैक्ट्रियों की बात करते हैं, लिमिटेड कंपनी जिसे हम निजीकरण कहते हैं, बड़े बड़े व्यापारियों की, बड़े बड़े धनवानों की कंपनियां कहते हैं, तो उसका सिस्टम मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे बड़ा तजुर्बा है, अंदर घुस के मैंने वो तजुर्बा देखा है। नेता जिसने अपने हक की बात मुंह में से निकाल दी, अपने स्वाभिमान और अधिकार की चर्चा कर दी, उस व्यक्ति को कोई भी प्राइवेट फैक्ट्री का मालिक अपनी कंपनी में नौकरी पे नहीं रखता, चाहे जितना ईमानदार हो, चाहे जितना योग्य हो, चाहे जितना वो कंपनी को फायदा पहुंचाने वाला हो, उसके लिए कोई जगह उसकी फैक्ट्री में नहीं है। और उसी की फैक्ट्री में नहीं, वो जिस फैक्ट्री में जाएगा, जहां जहां जाएगा वहां वहां बता दिया जाएगा कि ये आदमी इस किस्म का है, इसको आपको अपनी फैक्ट्री में, अपनी कंपनी में कोई जगह नहीं देनी है। तो बड़ा शोषण है। प्राइवेट नौकरी का दूसरा नाम गुलामी है। प्राइवेट नौकरी का दूसरा नाम गुलामी है। सरकारी नौकरियों में कुछ गनीमत है, थोड़ी बहुत गनीमत है, क्योंकि उनको हाई कोर्ट से स्टे मिल जाता है, सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाता है, उन्हें बहुत आसानी से नौकरी से नहीं निकाला जा सकता।
प्राइवेट कंपनियां, वहां तो आपका रिजाइन आपके 10 पेपरों पर, प्लेन पेपरों पर साइन करा के वो पहले वाले दिन रख लेते हैं। उसमें से भी अगर किसी कंपनी में 500 लोग मजदूरी करते हैं तो मात्र 50 लोग ही उनके रिकॉर्ड में होते हैं, 450 तो उनके रिकॉर्ड में ही नहीं होते। कोई दुर्घटना हो जाती है या वो लेबर ऑफिस चले जाते हैं, वहां अपना केस दायर कर देते हैं, तो मालिक, उस फैक्ट्री के मालिक बड़ी सावधानी से उससे ये साबित कर देते हैं कि ये हमारी फैक्ट्री का मजदूर है ही नहीं, इसने कभी हमारे यहां मजदूरी पे काम नहीं किया। ये मैं आपको बड़ी अंदर की गहराई की बातें बता रहा हूं। तो जो संगठित मजदूर हैं वो भी बड़े पैमाने पर शोषण के शिकार हैं। असंगठित, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, चंद्रहास गौतम साहब ने, बेलदारी करने वाला व्यक्ति, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति और आपका राजमिस्त्री का काम करने वाला व्यक्ति, उसका तो कोई संगठन ही नहीं, उसका भी शोषण होता ही होता है। आज का विषय है कृषि मजदूर और किसान मजदूर। तो मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, समय पूरा हो गया है, 4-5 मिनट में और लूंगा आपकी। हमारे देश की पार्लियामेंट, संसद, हमारे देश की विधानसभाएं, उसमें किसान की बात तो होती है, किसान के प्रतिनिधि तो जाते हैं, किसानों के आंदोलन भी हमेशा मैं देखता ही रहा हूं। मैंने जब से अपना होश संभाला है तो किसानों के आंदोलन होते रहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत बहुत बड़े किसान नेता थे, वर्तमान में जिनके बेटे पुत्र हैं राकेश टिकैत। 5-5 लाख लोगों की वो रैली किया करते थे और मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री उनको गेट पे आकर रिसीव करते थे, इतना उनका प्रभाव था। आज जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो संपूर्ण भारत के लिए लड़ रहे हैं। 10 महीने उनको हो गए, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। उनकी लड़ाई केवल उनके लिए नहीं है। मैं एक बार टीवी पर डिबेट देख रहा था, बहस देख रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने बोलते बोलते वो होश भूल गया, अपना होश भूल गया। वो, उसको ये होश ही नहीं रहा कि वो कहना क्या चाहता है। वो बोल गया कि भाई किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, किसानों को तो आंदोलन करना ही नहीं चाहिए। ये तो जो विल है कि हमने जो भंडारण अनलिमिटेड कानून लाए हैं, तो इससे तो बड़े बड़े व्यापारी बड़ा भंडारण कर लेंगे, सारी खाद्य सामग्री को डंप कर लेंगे, तो सही जो परेशानी खड़ी होने वाली है वो तो जनता के लिए खड़ी होने वाली है। मुझे हंसी आई कि कभी कभी आदमी चाहे जितना झूठ बोलता हो, लेकिन सत्य के कुछ शब्द उसके मुंह से भी निकल जाते हैं। सही मायने में बहुत बड़ा शब्द है जो मैंने, किसान तो ताकतवर समाज है, मार्शल जाति, कौमें हैं, जातियां हैं, लेकिन उसका जो असर होने वाला है, अभी तक जो नियम था वो ये था कि एक सीमा थी कि एक व्यापारी 50 टन से ज्यादा स्टोर नहीं करेगा, इससे ज्यादा स्टोर करेगा तो गैर कानूनी होगा, उस पर धारा 3/7 लागू होगी, उसको जेल भेज दिया जाएगा। इसके बावजूद भी बड़े बड़े व्यापारी भंडारण कर लेते हैं और 1 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेचते हैं। इतना कड़ा कानून होने के बाद भी, इतना कड़ा कानून होने के बाद भी जो किसान का आलू खेत से बिकता है वो 3-4 रुपए किलो बिकता है।
मात्र 3-4 रुपए किलो, और व्यापारी उसको अपने यहाँ डंप कर लेता है और फिर उसको निकालता है वो 20 रुपए 25 रुपए किलो के भाव। रिटेल में जाके फिर वो हमको 35 रुपए 30 रुपए 40 रुपए मिलता है। इसी प्रकार से, जो मैंने एक एग्जाम्पल कहा है आपको, इसी प्रकार से समस्त खाद्य सामग्री को आज जब देश में अनलिमिटेड आप भंडारण नहीं कर सकते, ऐसा कानून है, उसके बावजूद भी ब्लैकमेलिंग होती है, उसके बावजूद भी भंडारण होता है। तो अभी ये जो कृषि बिल आया, इस बिल में तो अनलिमिटेड कर दिया गया, वो कानूनी खत्म कर दिया गया कि कोई जुर्माना नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई एक व्यक्ति भी भारत का सारा गेहूं या सारा चावल या सारी दालें खरीद कर वो अपने गोदाम में रख ले तो सरकार उसको नहीं रोक सकती, सरकार का कोई अधिकार उस पर नहीं है। तो बहुत बड़ा भयंकर समय आएगा अगर ये कानून वापिस नहीं हुए तो। लेकिन कृषि मजदूर की जो बात हम लोग कर रहे हैं, किसान मजदूर की जो हम बात कर रहे हैं, तो किसान मजदूर कौन है? जिसकी खेती है, जिसके खेत में काम करता है, मजदूरी करता है, जिसके पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन किसान है, वो आज कुछ सम्मानजनक मजदूरी पा लेता है, कुछ सम्मानजनक अनाज पा लेता है, उससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर लेता है। लेकिन ये खेती पर जब अनिल अंबानी और अडानी जैसे, टाटा बिरला डालमिया जैसे लोगों का कब्जा हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा, ये उनके अधिकार में चली जाएंगी, तो उनको जो मजदूरी आज मिल रही है वह मजदूरी भी उनको नहीं मिलेगी, बड़ा शोषण होगा। क्योंकि आज तो यह है कि राम सिंह का खेत है, राम सिंह अगर अपने हमें अच्छी मजदूरी नहीं दे रहा तो हम श्याम सिंह क्या काम कर लेंगे, श्याम सिंह नहीं दे रहा तो भगवान सिंह क्या कर लेंगे, भगवान सिंह नहीं दे रहा तो हम किसी दूसरे क्या कर लेंगे, तीसरे क्या कर लेंगे। आज ये ऑप्शन उनके सामने रहता है, इसलिए कुछ सम्मानजनक जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कुछ सम्मानजनक वो पा लेते हैं। लेकिन जब एक ही मालिक हो जाएगा तो ये ऑप्शन, ये उसका जो खुला रास्ता है कि भाई ये मुझे अगर इतनी मजदूरी नहीं देता तो मैं दूसरे क्या चला जाऊंगा, तो दूसरा बचेगा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं होगा। 4 लोग 5 लोगों का सारा खेती पे कब्जा होगा और वो 4-5 लोग शाम को एक ही टेबल पे बैठते हैं और उन्होंने तय कर लिया कि हमने मजदूर को 50 रुपए से दिहाड़ी ज्यादा नहीं देनी, तो नहीं देनी है। एक बड़ी समस्या मजदूर वर्ग जो 70% भारत का भाग है उसके सामने भी पैदा होने वाली है। तो हमें आज जो लड़ाई हो रही है उसको मीडिया देश का केवल किसान आंदोलन कह रहा है, जबकि वो किसान आंदोलन नहीं है। हाँ, किसान उसकी लीडिंग कर रहे हैं, किसान उसको नेतृत्व कर रहे हैं, किसान उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, उस पर खर्च होने वाला धन किसान खर्च कर रहे हैं। एक एक बॉर्डर पे 5-5 लाख रुपए रोज का खर्चा आ रहा है, 4-5 बॉर्डर उनके बने हुए हैं, 25-25 30 लाख रुपए रोज का खर्चा है। तो वो किसान थोड़े ताकतवर है, जमींदार है, तो वो अपना कलेक्शन करके उस आंदोलन को आज 10 महीने तक चला पा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसी भी समाज में 10 महीने तक इतने सिस्टम से बरसात में, गर्मी में, सर्दी में, जहाँ लोग हजारों हजारों की लाखों लाखों की संख्या में रह सके, उनके नहाने धोने खाने चाय नाश्ता पानी का प्रबंध कर सकता है? कोई संगठन ऐसा नहीं है, कोई समाज इतना ताकतवर नहीं। इसलिए आज किसान आंदोलन नहीं है, हमें इसकी गहराई को समझना है
ये देश के एक एक कृषि मजदूर का, किसान मजदूर का, देश के एक एक नागरिक का ये आंदोलन है। इसमें हमें भागीदार बनना चाहिए, समय रहते हमें इसमें भागीदार बन जाना चाहिए। और जो सरकार है श्री नरेंद्र मोदी जी की, तो जैसा हमारे मुख्य अतिथि कहा महेश्वर संडा साहब ने कि बाबा साहब ने समय कटे 8 घंटे किए, महिला पुरुष की शैली समान की, महिला को प्रवचन के दौरान उनको जो रहेगा समय 3 महीने 4 महीने का, उसकी सैलरी काटी नहीं जाएगी, उसको सैलरी मिलेगी। इनकी भी कटौती जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लेबर मिनिस्टर होते हुए और संविधान बनाते हुए जो मजदूरों के लिए उन्होंने कानून बनाए थे, उन कानून में से भी 100 से अधिक कानून को उन्होंने निरस्त कर दिया। हमारी मुश्किल ये है कि जिस मीडिया को एक एक बात सरकार की देश के एक एक नागरिक के सामने रखनी चाहिए, वो मीडिया बहुत बड़ा बेईमान, वो नहीं रख रहा, बिल्कुल नहीं रख रहा है। इसलिए हम लोग अनभिज्ञ, अभी बहुत सारे कानून उन्होंने, जब ये संगठित जो मजदूर है, यानी जो सरकारी यूनियन है, उनके आंदोलन शुरू हो गए, उनमें बगावत शुरू हो गई, तो कुछ कानून उन्होंने पोस्टपोन कर दिए। जैसे 12 घंटे का अधिकार, ये सरकार कानून लाई, जब 12 घंटे मजदूर काम करेगा। एक कानून लाई कि अगर 3 दिन बराबर छुट्टी कर दी तो उस महीने का उसको सैलरी नहीं मिलेगी। ऐसे शोषण करने वाले अनेक कानून सरकार लाई है, लेकिन अभी वो जैसे संगठित जो कुछ मजदूर हैं, उनमें जो उनके नीचे वाले हैं, ऊपर वाले तो उन्हीं के चरणदास है, नीचे वालों में कुछ बगावत हुई और ऐसा लगा कि कोई आंदोलन का तूफान खड़ा ना हो जाए, तो कुछ समय के लिए उनको पोस्टपोन कर दिया गया। खतरा टला नहीं है, खतरा बरकरार है। इसलिए आज इस विषय के माध्यम से कृषि मजदूर और किसान मजदूर, इनकी समस्या विकराल होने वाली है, बहुत बड़ा संकट देश के सामने खड़ा होने वाला है। तो इस विषय पर हमने चर्चा कराई। हमारे जितने साथी जुड़े हैं उन सबका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और अपने सम्मानित अध्यक्ष जी चंद्रराज चौहान साहब, अपने मुख्य अतिथि हमारे महेश सारदा साहब जो प्रभारी हैं 3 राज्यों के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और सभी देश भर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे सदस्यगण, प्रदेशों के संयोजक, सह संयोजक, राज्यों के हमारे कार्यकारिणी के सदस्यगण और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सम्मानित साथी जितने जुड़े हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत आभार। और कल हम लोग फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे आपके बीच में, कल 9 बजे फिर जुड़ेंगे। और यही कहते हुए मैं आप सबको अपने आपका आभार व्यक्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद, मान्यवाद।